हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तमिलनाडु की क्लास 11th की हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर वैदिक एज के बारे में। अभी तक हमने स्टोन एज के बारे में डिस्कस कर लिया जो 2 मिलियन बीसी से 2500 बीसी तक चली। उसके बाद हमने इंडस वैली के बारे में डिस्कस कर लिया जो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक चली। अब हम कवर करने वाले हैं वैदिक एज जो 1500 बीसी से 600 बीसी तक चलेगी। और इसके भी दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो है अर्ली वैदिक या ऋग वैदिक पीरियड, दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, जो ऋग वैदिक पीरियड है, अर्ली वैदिक पीरियड है, वो चलेगा 1500 टू 1000 बीसी। उसके बाद दूसरा जो लेटर वैदिक पीरियड है वो 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में चलेगा। ठीक है, इसी टाइम में जो महाजनपद है वो कैसे ग्रो होंगे। वापस से ये जो सिविलाइजेशन है वो गंगा वैली में स्टार्ट होगी। अभी हमने जो पढ़ी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर में स्टार्ट हुई। अब हम पढ़ेंगे गंगा वैली सिविलाइजेशन को जो गंगा रिवर के अक्रॉस स्टार्ट हुई। देखिए, ये जो इंडस सिविलाइजेशन थी वो इधर डेवलप हुई थी। ये पूरी की पूरी वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो गंगा वैली में अब ग्रो करेगी। ठीक है, तो देखते हैं हम इनमें क्या क्या होता है, लेटर वैदिक में क्या होता है, अर्ली वैदिक में, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। पहले तो आप जो आर्यंस जिन्होंने वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट किया है इंडिया में, वो उनका ओरिजिनल होम क्या था, मतलब ये आर्यंस कहाँ से इंडिया में आए थे। ठीक है, दूसरा हमको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा वैदिक लिटरेचर क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, थर्ड हमको इसमें पढ़ने को पड़ेगा ऋग वैदिक कल्चर के बारे में और उसकी एज और कल्चर के बारे में। चौथा हमको लेटर वैदिक एज और उसके कल्चर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, टोटली हमको ऋग वैदिक और लेटर वैदिक के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो हम देखेंगे ऋग वैदिक के टाइम पे क्या पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस थी और लेटर वैदिक में वो कैसे चेंज हो गई थी। ठीक है, इन सबको स्टडी करने के पहले हम एक बार देख लेते कि हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था। तो लास्ट चैप्टर में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था और उसके पहले हमने पढ़ा था स्टोन एज के बारे में। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी वो इंडस रिवर के अक्रॉस बनी हुई थी, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते थे। इस सिविलाइजेशन के बहुत सारे फीचर्स थे और जैसे टाउन प्लानिंग से लेके इकोनॉमिक और सोशल लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस है। टाउन प्लानिंग वहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट थी। वहाँ पे टाउन प्लानिंग में क्या था, वहाँ ग्रिड सिस्टम था। ठीक है, दूसरा वहाँ पे क्या था, ग्रेट बाथ था। ओके, तीसरी क्या चीज़ थी उनकी टाउन टाउन प्लानिंग की सेलिएंट फीचर्स में, वो थी वहाँ की ग्रेनरी। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट था वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग के सेलिएंट फीचर है। उसके अलावा हमने वहाँ की सोशल लाइफ के बारे में पढ़ा कि वहाँ के लोग काफ़ी डेवलप थे। वो लोग इवन मैन वुमेन दोनों कपड़े पहनते थे, मतलब बहुत सारी ज्वेलरी पहनते थे साथ में। ठीक है, वो ज्वेलरी किसकी बनी पहनते थे, गोल्ड सिल्वर की बनी हुई ज्वेलरी पहनते थे। कॉस्मेटिक्स वो लोग यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये उनकी सोशल लाइफ थी। उसके अलावा बहुत सारे पॉटरीज भी हमको मिली है उनकी जो सोशल लाइफ में वो घर में डोमेस्टिक वर्क में यूज़ करते थे। ठीक है, कॉपर के बने हुए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, डोमेस्टिक स्पिंडल, ये सब कुछ भी मिला हुआ है। ठीक है, ये सोशल लाइफ थी। इकोनॉमिक लाइफ में क्या था कि वहाँ पे बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था। फिर इंडस्ट्रीज़ काफ़ी डेवलप थी, जैसे इंडस्ट्री मतलब जैसे कॉटन इंडस्ट्री, वूल इंडस्ट्री, ट्रेड अच्छा होता था। ठीक है, एग्रीकल्चर अच्छा था, इंडस्ट्रीज़ अच्छी थी। उसके अलावा और क्या अच्छा था, ट्रेड अच्छा था, इंटरनल और फॉरेन ट्रेड दोनों ट्रेड होते थे, तो इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही थी। ठीक है, रिलीजन क्या था, तो वो दो तरह के गॉड में विश्वास करते थे। एक तो मेल गॉड था जिसको वो पशुपति बोलते थे। ठीक है, एक फीमेल मदर गॉडेस थी जिसको भी वो मानते थे। उसके अलावा ट्री, एनिमल, इन सब की भी वो वर्शिप किया करते थे। और उसके अलावा क्या था, वो घोस्ट में भी विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे, घोस्ट में विश्वास करते थे। और उनसे प्रोटेक्शन के लिए वो एम्यूलेट्स मतलब ताबीज़ का भी यूज़ किया करते थे। तो ये उनका रिलीजन टाइम था। अब वो डिक्लाइन, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन हुई, तो उसके डिक्लाइन होने का कोई क्लियर कट रीजन नहीं है। कुछ स्कॉलर बोलते हैं कि वो नेचुरल डिज़ास्टर आया होगा, इसके वजह से डिक्लाइन हुई। ठीक है,
कुछ स्कॉलर ऐसा बोलते हैं कि आर्यंस ने इन्वेड कर दिया था इंडस वैली को, इसके वजह से वो डिक्लाइन हो गई। ठीक है, तो अभी तक कोई क्लियर कट रीज़न नहीं है उसके डिक्लाइन होने का। उसका जैसे जैसे एक्सकवेशन होगा वैसे वैसे हमको उसके बारे में और पता चल जाएगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हड़प्पन स्क्रिप्ट। हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में हमने पढ़ा कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी ऑल्टरनेटिव लाइंस में। ठीक है, इसको वोस्ट्रोफेडन मेथड भी बोलते हैं, वोस्ट्रोफेडन मेथड। ठीक है, तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में था। अब हम पढ़ते हैं वैदिक कल्चर के बारे में। वैदिक कल्चर में क्या था? ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या हुआ था, हड़प्पन का डिक्लाइन हो गया था। हड़प्पन जो कल्चर है वो 1500 बीसी में डिक्लाइन हो गया था। उसके साथ साथ उनका इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी डिक्लाइन हो गया था। उसके बाद जो मिला है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, संस्कृत एंटर की। बहुत सारे आर्यन जो थे, इंडो आर्यन जो लैंग्वेज थी वो कहाँ से एंटर होना स्टार्ट की इंडिया में? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से। ठीक है, इधर नॉर्थ वेस्ट में जो पासेस हैं वहाँ से आर्यंस इंडिया में आए थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और वो पहले जब स्टार्टिंग में आए थे तब वो बहुत स्मॉल नंबर में आए थे, थोड़े थोड़े लोग आया करते थे, और इधर ही इंडस वैली में वो लोग सेटल्ड हो गए थे। ठीक है, इंडस वैली में, और यहाँ पंजाब जो है वहाँ पंजाब प्लेन में ये लोग सेटल हो गए थे। उसके बाद धीरे धीरे गंगा वैली में मूव करना स्टार्ट किया था। ठीक है, देखो मैं एक बार आपको उससे बताती हूँ मैप से। ये देखो, इंडो आर्यंस यहाँ वाले रूट से इंडिया में आए थे। यहाँ पे जो खैबर पास, बोलन पास है, उनके थ्रू इंडिया में एंटर किए थे। तो पहले इंडस वैली के अक्रॉस ही ये लोग सेटल हो गए थे और यहाँ पंजाब प्लेन में सेटल हुए। उसके बाद ये लोग गंगा वैली की तरफ मूव करने लग गए थे। ठीक है, ये मेनली कौन थे? जैसे इंडस वैली के लोग काफ़ी सेटल्ड सिविलाइज्ड थे, लेकिन ये जो लोग आए थे आर्यंस बाहर से, वो कैटल कीपिंग पीपल थे। मतलब वो किसको रखते थे अपने साथ? एनिमल रियरिंग करते थे, कैटल कीपिंग पीपल बोलते थे उनको। और वो किस लिए इंडिया में एंटर किए थे? पेस्च्योर्स के लिए। पेस्च्योर मतलब अपने जो भी एनिमल्स है, कैटल्स है, उनके लिए पेस्च्योर ढूंढने के लिए आए थे। मतलब उनको खाने के लिए कुछ मिल जाए, वैसा कुछ। 6th सेंचुरी बीसी में उन्होंने पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया ऑक्यूपाई कर लिया था, और इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्यवर्ता। मतलब आर्यंस के द्वारा ऑक्यूपाई किया वाला हुआ रीजन, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्यवर्ता रीजन बोलते थे। ठीक है, जो 1500 से 600 बीसी का पीरियड है उसको मैंने जैसे बताया था अर्ली वैदिक और ऋग वैदिक, लेटर वैदिक में डिवाइड किया है। तो 1500 से लेके 1000 बीसी वाला जो पीरियड है उसको क्या बोलते हैं? ऋग वैदिक ईरा। ठीक है, उसके बाद जो 1000 से 600 तक वाला पीरियड है उसको हम बोलते हैं लेटर वैदिक। ओके, इसके बाद ये आर्यंस जो थे वो कहाँ से आए थे? तो ओरिजिन इन लोगों का अभी तक डिबेटेबल है। अलग अलग लोग, अलग अलग स्कॉलर अलग अलग तरह का व्यूज़ देते हैं। ठीक है, इसमें कुछ लोग, कुछ स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि वो कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे, जर्मनी से आए थे, या सदर्न रशिया से आए थे। लेकिन जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, वो बोलते थे कि जो आर्यंस थे वो कहाँ से आए थे? आर्कटिक रीजन से आए थे, एस्ट्रोनॉमिक कैलकुलेशन लगा के। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है सदर्न रशिया की है, जिन्होंने ऐसा एक्सेप्ट, जो और बाकी हिस्टोरियंस ने भी एक्सेप्ट की है, जिसके अकॉर्डिंग जो आर्यंस थे वो एशिया और यूरोप से इंडिया में एंटर किए थे 1500 बीसी में, और इन्हीं को इंडो आर्यंस बोला जाता था। ठीक है, और इंडो आर्यंस की ही लैंग्वेज कौन सी थी? संस्कृत लैंग्वेज। तो इसी से हमारी इंडिया में कौन सी लैंग्वेज आई? संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वैदिक लिटरेचर। वैदिक, देखो वैदिक कल्चर में वैदिक लिटरेचर लिखे गए हैं, इसलिए उसको वैदिक कल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेदा का मतलब होता है, वेदा का मतलब होता है टू नो। ठीक है, अदर वर्ड्स में हम ऐसा बोल सकते हैं, वेदा मतलब सुपीरियर नॉलेज। जो जिसमें सुपीरियर नॉलेज के बारे में लिखा है वो ही हमारे वेद हैं। ठीक है, हमारे कितने वेद हुआ करते थे? तो ऐसे हमारे 4 वेदास हुआ करते थे। इसमें से फर्स्ट है हमारा ऋग्वेदा। ठीक है, सेकंड कौन सा है? सेकंड है हमारा यजुर्वेदा। थर्ड है हमारा सामवेद, और फोर्थ है हमारा अथर्ववेद। ठीक है, तो
अथर्ववेद। और इन तीनों में से जो सबसे जो अर्ली वैदिक में स्टार्ट किया गया था वो था ऋग्वेद। उसके बाद बाकी के जो 3 वेद हैं वो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीनों लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए थे। ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों वेदों में क्या है, तो ऋग्वेद में लिरिक्स लिखे गए हैं, बहुत सारे हाइम्स लिखे गए, 1028 हाइम्स लिखे गए हैं। ठीक है, किसमें, ऋग्वेद में। दूसरा है हमारा यजुर्वेद, इसमें जो भी सेक्रीफाइस करते थे, प्रेयर करते थे, उनके बारे में लिखा गया है। तो रूल्स लिखे गए हैं सेक्रीफाइस करने के, कि कैसे आपको व्रत रखना है, कैसे आपको चीज़ें सेक्रीफाइस करनी है। तो उन सब के रूल्स किस में लिखे गए हैं, यजुर्वेद में लिखे गए हैं। ठीक है। थर्ड जो है हमारा वो है सामवेद, जिसमें म्यूजिकल नोट्स लिखे गए हैं। ठीक है, जिसमें चैंटिंग लिखी गई है, कि जैसे पूजा पाठ वगैरह होता है ना, तो उसमें जैसे जो पंडित लोग आते हैं वो एक म्यूज़िकल फॉर्म में सारी चीज़ें सुनाते हैं। जैसे हम लोग अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हनुमान चालीसा का एक रिदम होता है, उस रिदम में जब भी किसी के हनुमान चालीसा होता है तो उसी रिदम में लोग गाते हैं। जैसे आरतियाँ होती हैं तो एक ही रिदम में गाई जाती हैं। ठीक है, तो इन सब के म्यूज़िकल चैंट कैसे किया जाएगा, म्यूज़िकल चैंटिंग के बारे में किस में लिखा गया है, सामवेद में लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अथर्ववेद, इसमें रिचुअल्स की डिटेल लिखी गई है और साथ में मैजिकल फॉर्मूलेज लिखे गए हैं। ठीक है, तो देखो इसमें भी आपको बता देती हूँ, उसमें कहाँ लिखा है। ऋग्वेदा में जो है वो 1028 हाइम्स लिखे गए हैं, और हाइम्स को संग किया जाता है इन द प्रेज ऑफ वेरियस गॉड। ये जो हाइम्स होते हैं, इनको जो अलग अलग गॉड होते हैं उनको प्रेज करने के लिए, जैसे कृष्णा को प्रेज करने के लिए, विष्णु को प्रेज करने के लिए, इंद्रा को प्रेज करने के लिए, ये सारे इनको प्रेज किया जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद यजुर्वेदा में क्या लिखा गया है, रूल्स लिखे गए हैं एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस। कोई भी जैसे हॉर्स सेक्रीफाइस करना है आपको, ठीक है, इन सब के लिए कुछ जो रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे हम पूजा भी करते हैं, उसका रूल्स होता है कि हमको नहा के भगवान को छूना है, फिर मंदिर की आरती कैसे करनी है। तो ये सारे जो रूल्स एंड रिचुअल्स है वो किस में लिखे गए, यजुर्वेदा में लिखे गए। फिर सामवेदा में लिखा गया है कि चैंटिंग कैसी करनी है ड्यूरिंग सेक्रीफाइस। जैसे हवन वगैरह होते हैं ना, उस टाइम जो पंडित वो किस रिदम में बोलेंगे, उनको कैसे बोलना है। जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो हमको कैसे बोलना है, ये सारी चीज़ें किस में लिखी गई है, सामवेद में लिखी गई है। इसके अलावा अथर्ववेद में क्या लिखा गया है, अथर्ववेद में डिटेल्स लिखी गई है रिचुअल्स की, कि कितने डिटेल में हम इन रिचुअल्स को कर सकते हैं, उनके बारे में डिटेल लिखी गई है। ठीक है, उसके अलावा वेदास के अलावा और सेक्रेड बुक्स होती हैं, 3 अदर सेक्रेड बुक्स हैं, ब्राह्मणास, उपनिषद और अरण्यकास। ठीक है, और एपिक कौन कौन से हैं, रामायण एंड महाभारत। ठीक है, ब्राह्मणास में क्या लिखा गया है, प्रेयर और ट्रीटीज लिखी गई हैं, प्रेयर और सेक्रीफिशियल सेरेमनी के लिए। ठीक है, उसके बाद उपनिषद में क्या है, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट लिखे गए हैं, जैसे सोल के बारे में लिखा गया है, ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड के बारे में लिखा गया है, नेचर की क्या मिस्ट्री है, उन सब के बारे में लिखा है। तो फिलोसॉफी काफ़ी है उपनिषद में। ठीक है, उसके बाद अरण्यकाल में क्या है, ये फॉरेस्ट बुक है, इसमें फॉरेस्ट के बारे में, कौन सी जड़ी बूटी इंपॉर्टेंट है, कौन सी ट्री से क्या मिलेगा, उससे क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अरण्यकाल में लिखा गया है। ठीक है, राइट्स, रिचुअल, सेक्रीफाइस, इन सब के बारे में लिखा है। उसके बाद जो 2 एपिक्स हैं, रामायण और महाभारत, इन दोनों के, रामायण को किसने लिखा है, वाल्मीकि ने लिखा था, और महाभारत को किसने लिखा है, वेद व्यास ने लिखा है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद देखो ऋग्वैदिक एज स्टार्ट होता है 1500 to 1000 वीसी से, इसको हम अर्ली वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस टाइम पे आर्यंस जो थे वो मोस्टली कहाँ कन्फाइंड थे, इंडस रीजन में। जैसे मैंने बताया था, इंडस रिवर इधर है, गंगा रिवर इधर है। तो जब आर्यंस इनिशियली इंडिया में एंटर हुए थे तो वो कहाँ पर मेनली रहते थे, इंडस रीजन में ही रहते थे। ठीक है, इसलिए जो ऋग्वेदा का मतलब होता है वो होता है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु मतलब लैंड ऑफ 7 रिवर, लैंड ऑफ 7 रिवर। क्लियर है, तो सप्त सिंधु रीजन में ऋग्वैदिक इरा चला था स्टार्टिंग में। अब ये 7 रिवर में से कौन कौन सी रिवर इंक्लूडेड है, तो 7 रिवर में इंक्लूडेड रिवर्स है, 5 रिवर तो जो पंजाब की हैं, झेलम, चेनाब,
रावी, ब्यास, सतलज, इसके साथ में इंडस और सरस्वती, ऐसे करके ये 7 रिवर्स है, इसलिए इसको सप्त सिंधु रीजन बोला जाता है। ठीक है, अब इस रीजन में क्या पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल लाइफ रही होगी ऋग्वेदिक पीपल की, उनको उनके बारे में हमको कैसे पता चलता है। जो ऋग्वेदा के हाइम्स है, जो मैंने अभी बताया था कि ऋग्वेदा में 1028 हाइम्स लिखा गया है, तो उसमें बताया गया है कि वहाँ के लोगों की क्या पॉलिटिकल लाइफ रही होगी, क्या कल्चरल लाइफ रही होगी, क्या वो रिलीजन फॉलो करते थे, कैसी सोसाइटी में वो रहते थे, उन सब के बारे में लिखा गया है। ठीक है, अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हम सबसे पहले देखते हैं। देखो, मैं आपको एक डायग्राम बनाती हूँ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। इनकी जो बेसिक यूनिट होती थी वो होती थी उनका कुल, जिसका है कुल या फैमिली, जिसका हेड होता था कुलपति। जैसे तुम्हारी फैमिली का कोई हेड है, जैसे तुम्हारे दादाजी। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारी फैमिली से मिलके क्या बनता है, विलेज, जिसका हेड होता था ग्रामीणी। ठीक है, तीसरा छोटे छोटे विलेज से मिलके बनता था विश, जिसको बोलते थे क्लान। जैसे हिंदू हैं तो 4-5 विलेज है जिसमें सिर्फ हिंदू ही रहते हैं तो हिंदू क्लैन बन गया। 4-5 विलेज है जिसमें सिर्फ मुस्लिम रहते हैं तो मुस्लिम क्लैन बन गया, तो उसको विश बोलते हैं। ठीक है, उनका हेड कौन होता था, विश्यपति। ठीक है, इन सबसे बड़ा जो होता था उसके वो कौन होता था, जन और ट्राइब, जिसमें सारे एक जैसे टाइप के लोग रहते थे, और उनका एक हेड होता था, वो होता था राजा। ठीक है, तो ये इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। सबसे छोटी होती थी फैमिली, बेसिक यूनिट जो होती थी, जिसका हेड होता था कुलपति। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कुल या फैमिली से मिलके क्या बनता था, विलेज, जिसका हेड कौन होता था, ग्रामीणी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे विलेज से मिलके बनता था विश या क्लान, जिसका हेड होता था विश्यपति। ठीक है, और विश, बहुत सारे विश मिला के क्या बनता था, ट्राइब बनती थी, जिसका हेड होता था राजा। यहीं से राजा वाली प्रथा स्टार्ट हुई। तो ठीक है, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। तो ये लिखा हुआ है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक होता था कुल और फैमिली। बहुत सारी फैमिली आपस में मिलके बनाती थी एक विलेज, और जो विलेज का लीडर होता था वो होता था ग्रामीणी। उसके बाद जो ग्रुप ऑफ विलेज होते थे वो एक लार्ज यूनिट मिला बन अभी का जो जिला, जैसे जिले में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे गांव मिलके एक जिला बनाते हैं, वैसे वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे विलेज मिलके क्या बनाते थे, विश, जिसको हेड कौन करता था, विश्यपति। और सबसे हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट होती थी वो होती थी जना और ट्राइब, किसके अंडर में आती थी, राजा के अंदर आती थी। ठीक है, अब ऐसे बहुत, एक ट्राइब तो होती नहीं होगी, ऐसी बहुत सारी ट्राइबल किंगडम्स हुआ करती थी ऋग्वैदिक पीरियड में। जैसे भारत, जिसके नाम भारत ट्राइब के नाम पे हमारी कंट्री का नाम भारत पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर भारत एक ट्राइब हुआ करती थी, मत्स्य एक ट्राइब हुआ करती थी, यादूस और पुरुष। ठीक है, ये 4 ट्राइब उस टाइम पे हुआ करती थी, और इन सब का जो हेड होता था हर ट्राइब का, वो कौन होता था, राजन और किंग। ऋग्वैदिक पॉलिटी जो होती थी वो कैसी होती थी, मोनार्कियल पॉलिटी होती थी, मतलब एक ही का रूल होता था, और सक्सेशन कैसा होता था, हेरिडिटरी, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उस टाइम ऐसे होता था। अब राजा खुद अकेला तो सब नहीं कर सकता था, तो राजा को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए पुरोहित हुआ करते थे, प्रीस्ट हुआ करते थे। पुरोहित और प्रीस्ट एक ही बात है। फिर सेनानी हुआ करते थे, जो क्या होते थे, कमांडर ऑफ आर्मी। जो भी राजा की सेना हुआ करती थी उसका जो कमांडर होता था उसको सेनानी बोलते थे। वो राजा को असिस्ट करता था कि कौन सी टेरिटरी पे हमको अटैक करना चाहिए, कैसे हम अपनी देश को सुरक्षित रख सकते हैं, हम अपने ट्राइब को सुरक्षित रख सकते हैं, उन सब के बारे में वो राजा को असिस्ट किया करते थे। उसके अलावा 2 पॉपुलर बॉडीज़ हुआ करती थी उस टाइम पे, सभा और समिति। जो सभा हुआ करती थी वो किसकी, उसमें वो काउंसिल ऑफ एल्डर्स हुआ करती थी, मतलब जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, एल्डर लोग हुआ करते थे, जो बुजुर्ग लोग होते थे वो किस में होते थे, सभा में होते थे। और समिति जो होती थी वो सारे लोगों की जनरल असेंबली हुआ करती थी, जिसमें मेल, फीमेल,
बच्चे सब इसको अटेंड कर सकते हैं और अपना अपना व्यू रख सकते हैं, उसको हम बोलते थे समिति। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गई वहाँ की पॉलिटिकल लाइफ। अब सोशल लाइफ में क्या चलता था, तो ऋग वैदिक पीरियड जो थी वो कैसी सोसाइटी थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब फादर डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। ठीक है, बेसिक यूनिट जो थी सोसाइटी की तो वो थी फैमिली और ग्राम। जो हेड ऑफ फैमिली होता था वो कौन होता था, गृहपति होता था, घर का जो बड़ा होता था वो हेड ऑफ फैमिली होता था। मोनोगैमी मतलब एक ही शादी की जाती थी, ये जनरली ऐसा ही प्रैक्टिस होता था। लेकिन पॉलीगैमी भी प्रीवेलेंट थी, जो रॉयल फैमिली, राजा महाराजाओं की या बड़ी फैमिली जो नोबल फैमिलीज हुआ करती थी, वहाँ पे एक से ज़्यादा शादियाँ भी कर लेते थे। जैसे हमने देखा कि राजाओं की बहुत सारी रानियां होती थी। तो ये इस टाइम से ही चला आ रहा है। ठीक है, और वाइफ का जो काम हुआ करता था वो था हाउस होल्ड की टेक केयर करना और सारी बड़ी सेरेमनीज में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे एक अच्छी चीज़ ये थी कि जितनी भी वुमेन्स हुआ करती थी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी थी जैसे मेन को होती है। ठीक है, हर चीज़ के लिए उनकी स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती थी जैसे मेन को दी जाती थी। इसलिए उस टाइम पे वुमेन पोएट्स भी हुआ करती थी फेमस, जैसे अपाला। ठीक है, अपाला, विश्वरा, घोष, लोपमुद्रा, ये ऋग्वैदिक पीरियड की फेमस वुमेन हुआ करती थी जो वुमेन पोएट थी। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे उस टाइम पे कोई चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, ना ही कोई सती सिस्टम होता था। तो देखो यूपीएससी वाले ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सती सिस्टम, क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में सती सिस्टम था? नहीं था। क्या ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन में वो सती सिस्टम था? तो नहीं था। क्या लेटर वैदिक में था? तो हाँ था। ठीक है, सेम चाइल्ड मैरिज नहीं थी, ऋग्वैदिक में भी नहीं थी, लेटर वैदिक में चाइल्ड मैरिज होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सोशल लाइफ में थी। उसके अलावा और क्या चीज़ थी, जो मैन और वुमेन दोनों हुआ करते थे वो दोनों अपर और लोअर गारमेंट्स पहनते थे, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने देखा। और ये किसके बने हुए कपड़े पहनते थे? कॉटन और वूल के कपड़े पहनते थे। साथ में ये लोग ऑर्नामेंट्स भी पहना करते थे। वीट, बार्ले, मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, घी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब चीफ आर्टिकल हुआ करते थे जो अपने वो खाने में कंज्यूम करते थे। इसके अलावा काउज मीट ईटिंग वॉज प्रोहिबिटेड, मतलब गाय का मीट वो लोग नहीं खाते थे, क्योंकि गाय को वो लोग क्या समझते थे, काऊ बहुत सेक्रेड और पवित्र एनिमल हुआ करता था उनके टाइम पे। ठीक है, उसके अलावा चैरियट रेसिंग, ठीक है, हॉर्स रेसिंग, डाइसिंग, म्यूजिक, डांस, ये सब उनके फेवरेट पास टाइम हुआ करते थे। जब भी वो बोर होते थे या कुछ एंटरटेनमेंट करना होता था तो वो ये सारी चीज़ें करते थे। सोशल डिवीजन जैसी कोई चीज़ नहीं थी कि क्षत्रिय अपर लेडर में आएंगे, छुआछूत जैसा ऐसा कोई माहौल नहीं था ऋग्वैदिक टाइम पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं ये सारी चीज़ें कब डेवलप हुई हैं? लेटर वैदिक टाइम में डेवलप होती हैं। ठीक है, चलिए अभी तक हमने क्या पढ़ा ऋग्वैदिक के बारे में, वहाँ की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पढ़ लिया, सोशल लाइफ के बारे में पढ़ लिया। पॉलिटिकल लाइफ में हमने पढ़ा कि कुल सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे फिर विलेज होता है, फिर होता है विश होता है, उसके बाद होता है फिर ट्राइब। ठीक है, सोशल लाइफ में पढ़ा कि मैन वुमेन दोनों होते थे, वुमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होती थी, साथ में काऊ का मीट जो था वो प्रोहिबिटेड होता था, ये सारी चीज़ें। और वो लोग एग्रीकल्चर में भीट बार्ले ये सारी चीज़ें ग्रो किया करते थे। ठीक है, ये हो गई उनकी सोशल लाइफ। अब नेक्स्ट है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन। तो इकोनॉमिक कंडीशन में क्या है, ऋग्वैदिक आर्यंस जो थे वो पेस्टोरल पीपल थे। पेस्टोरल मतलब चरवाहे होते थे, अपने साथ वो जो भी कैटल लेके आते थे उसको ऐसे घास वगैरह खिलाते थे या जंगल में जो भी मिलता था वो पेस्टोर कराते थे। तो वो पेस्टोरल पीपल थे और उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? कैटल रियरिंग, कैटल का रियरिंग करते थे, डोमेस्टिकेशन करते थे एनिमल्स का। और उनकी जो वेल्थ होती थी, अब देखो जब वो अपने साथ एनिमल्स ही रख रहे हैं तो उनकी कौन कितना रिच है तो वो किस हिसाब से लगाया जाएगा कि किसके पास कितने एनिमल्स हैं। जैसे मान लो कोई किसान है, ठीक है, अब बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ गाय को रखते हैं और गाय से जो भी मिल्क विल्क मिलता है उसके हिसाब से उनकी रिचनेस का पता चलेगा। कैसे? जिसके यहाँ ज़्यादा गाय होंगी उसके यहाँ ज़्यादा मिल्क आएगा, ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा तो वो ज़्यादा ट्रेड कर पाएगा, तो वो ज़्यादा रिच होगा। ठीक है, तो वो लोग भी ऐसे ही थे। तो उनका जो भी वेल्थ एस्टिमेट किया जाता था वो कैटल्स के फॉर्म में किया जाता था और वो परमानेंटली सेटल हो गए थे नॉर्थ इंडिया में। और फिर बाद में क्या करने लग गए थे? एग्रीकल्चर। इसका मतलब देखो, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन थी
2500 से 1750 BC में। तब उन्होंने अच्छी टाउन प्लानिंग थी उनकी, सब कुछ अच्छा कुछ सेटल हो गया था। और ये जो आर्यंस आए हैं इनको तो कुछ भी नहीं आता, ये तो पेस्टोरल पीपल है, कैटल रियरिंग इनका काम है, ठीक है। उसके और एग्रीकल्चर भी इन्होंने काफ़ी बाद में सीखा, एक बार सेटल होने के बाद इन्होंने सीखा। फिर जैसे ही इनको आयरन के बारे में पता चला, आयरन की डिस्कवरी हुई, इन लोगों ने फॉरेस्ट को क्लीन करना स्टार्ट किया। फॉरेस्ट को क्लीन करना स्टार्ट किया तो बहुत सारा लैंड कल्टीवेशन के लिए खाली हो गया, तो ये लोग कल्टीवेट करने लग गए, एग्रीकल्चर करने लग गए। अब देखो, फॉरेस्ट कटेगा तो वहाँ से जो वुड निकलेगी, वो तो वुड का यूज़ केस में किया जाता था कारपेंट्री में, तो जितना भी अवेलेबल वुड होता था उसकी कारपेंट्री की जाती थी, ठीक है। कारपेंट्री में ये लोग मेनली क्या करते थे, चैरियट बनाते थे, प्लॉ बनाते थे एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कारपेंट्री के अलावा और क्या होता था उस टाइम पे, वर्कर्स जो होते थे वो मेटल के आर्टिकल्स बनाया करते थे, जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन, इन सब के आर्टिकल भी बनाते थे। फिर स्पिनिंग भी था, वो इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था, जैसे कॉटन, वूल, इन सब की फैब्रिक बनाना, ये उनका काम का। अब ये लोग ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे, तो गोल्ड स्मिथ जो होता था वो ऑर्नामेंट्स बनाने का काम करता था। अब एग्रीकल्चर होने लगा तो पॉटरी भी स्टार्ट हो जाएगी, पॉटरी स्टार्ट हो जाएगी तो उसका बहुत सारे अलग अलग तरीके से डोमेस्टिक यूज़ होना भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हो रहा है तो ट्रेड भी होता था इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जैसे रिवर्स जो होती थी, क्योंकि ये जो कल्चर डेवलप हुआ था वो इंडस रिवर के अक्रॉस हुआ था, तो ये सारी चीज़ें क्या, इन सारी चीज़ों में रिवर जो होती है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। फिर ट्रेड जो कंडक्ट होता था वो बार्टर टाइप का होता था, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बार्टर क्या होता है, एक दूसरे के साथ चीज़ें एक्सचेंज करना। तुम्हारे पास 2 आलू है, इसके पास 2 टमाटर है, एक आलू तुम इसको दे दोगे, एक टमाटर इससे ले लोगे, दोनों की आलू की सब्जी बन जाएगी, ठीक है। ऐसा होता था। फिर और लेटर टाइम में गोल्ड कॉइन्स का भी यूज़ होने लग गया एक्सचेंज करने के लिए। अभी तक तो बार्टर सिस्टम चल रहा था, एक के बदले एक चीज़ें। फिर बाद में एक करेंसी आई थी गोल्ड कॉइन, निष्का। अगर तुमसे पूछा जाए ऋग्वैदिक टाइम में कोई करेंसी चलती थी, हाँ चलती थी, निष्का नाम था उसका, ये गोल्ड कॉइन्स था। ये किसके लिए यूज़ होते थे, एज अ मीडिया ऑफ एक्सचेंज इन लार्ज ट्रांजेक्शन। अगर बड़ी चीज़ों का एक्सचेंज करना हो तो उसमें ये निष्का को यूज़ किया जाता था एज अ गोल्ड कॉइन, मतलब गोल्ड कॉइन को ही हम निष्का बोलते थे, ठीक है। ये तो हो गई इनकी इकोनॉमिक लाइफ। अब रिलीजन क्या फॉलो करते थे, ऋग्वैदिक आर्यंस का भी कोई रिलीजन हुआ करता था, तो ऋग्वैदिक आर्यंस जो थे ना वो नेचुरल फोर्सेस को वर्शिप करते थे, जैसे अर्थ, फायर, विंड, रेन, थंडर, ठीक है। और इन्होंने इन्हीं चीज़ों को पर्सोनिफाई कर दिया था, जैसे पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, वरुण देवता, ठीक है। इन सारी चीज़ को पर्सोनिफाई किया था। इंद्र, थंडर, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने पर्सोनिफाई कर दी थी। उसके बाद जो इंद्र होते थे वो सबसे पॉपुलर हुआ करते थे, जैसे हम लोग देखते हैं ना, जो भी कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी कभी आपने देखी हो तो उसमें इंद्रदेव को सबसे बड़ा सभी देवताओं का राजा माना जाता है, तो वो इंद्रदेव हुआ करते थे सबसे पॉपुलर उनके बीच में। अर्ली वैदिक टाइम में यही पॉपुलर थे। इंद्र के बाद आते थे अग्नि, जिसको इंटरमीडियरी माना जाता है गॉड और पीपल के बीच में। उसके बाद वरुण, जो क्या करते थे, नेचुरल ऑर्डर को बना के रखते थे। और एक फीमेल गॉड भी हुआ करती थी उस टाइम पे, अदिति और उषा, ठीक है। 2 फीमेल गॉड हुआ करती थी, अदिति और उषा। लेकिन ये सारी चीज़ों में विश्वास करते थे, लेकिन उस टाइम पे कोई टेम्पल नहीं हुआ करता था, ना ही कोई मूर्ति पूजा होती थी, कोई आइडल वर्शिप नहीं होती थी, ना ही कोई टेम्पल बनाया गया था अर्ली वैदिक पीरियड में। प्रेयर जो होती थी वो गॉड के लिए, प्रेयर जो ऑफर की जाती थी गॉड को इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड, मतलब जैसे हम करते हैं ना, भगवान मेरा एग्ज़ाम क्लियर करा देना तो मैं आपके दर्शन करने आऊँगा, या मैं 500 रुपये का चढ़ावा चढ़ाऊँगा, तो ऐसे ही वो लोग भी सेम यही चीज़ें किया करते थे। उसके अलावा घी, मिल्क, ग्रेन्स, ये सब ऑफरिंग में दिया जाता है, जैसे हम नहीं करते, दिया जलाते, घी चढ़ाते भगवान के लिए, दूध चढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें ऑफरिंग में हम देते हैं, ठीक है। इलेबोरेटेड रिचुअल्स फॉलो ड्यूरिंग द वर्शिप, और बहुत सारे बड़े बड़े रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे जब ये लोग वर्शिप करना स्टार्ट करते थे, ठीक है। तो ये था अर्ली वैदिक के टाइम पे। अर्ली वैदिक में ऐसे सब कुछ हुआ था। क्या क्या हुआ था अर्ली वैदिक की, हमने पॉलिटिकल लाइफ पढ़ी, इकोनॉमिक लाइफ पढ़ी, सोशल लाइफ पढ़ी और रिलीजन के बारे में पढ़ा। पॉलिटिकल लाइफ में हमने पढ़ा कि कुल सबसे बेसिक फैमिली हुआ करती थी और सबसे बड़ी ट्राइब होती थी जिसका राजा हेड होता था। इकोनॉमिक लाइफ में हमने पढ़ा कि ये लोग मेनली पेस्टोरल पीपल हुआ करते थे, जो क्या करते थे, एनिमल रियरिंग का काम करते थे। बाद में जब इनको आयरन के बारे में पता चला तब इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, ठीक है। सोशल लाइफ में क्या करते थे, सोशल लाइफ में ये लोग मेनली
पैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी। फैमिली का हेड जो होता था वो गृहपति होता था। मोनोगैमी होती थी, उस टाइम एक ही शादी करते थे, लेकिन रॉयल फैमिली में एक से ज़्यादा शादियां भी हो जाती थी। जो घर की वाइफ होती थी वो क्या करती थी, हाउस होल्ड चीज़ें करती थी, ठीक है। उसके अलावा विमेंस को असेंबली अटेंड करने का भी राइट था, लेकिन उस टाइम पे कोई चाइल्ड मैरिज या फिर सती सिस्टम नहीं था, ठीक है। ये दो चीज़ें अच्छी थी उस टाइम पे। और वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट दिए जाते थे उनका डेवलपमेंट करने के लिए। साथ में रिलीजन में क्या, नेचुरल वर्शिप करते थे, ये नेचर को ही वर्शिप किया करते थे, और उन्हीं को नेचर के अकॉर्डिंग पर्सोनिफाई करके उनको देवता का नाम दिया, जैसे इंद्रदेव, अग्निदेव, पृथ्वी देव, ठीक है। तो इन सब की ये पूजा किया करते थे। तो ये था हमारा अर्ली वैदिक के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक का नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।